अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम स्किल्स, ताकि आप जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। राइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में कि रिसर्च जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ है। रिसर्च पे अगर आप वर्ड पे गौर करें तो इसके दो हिस्से हैं। रीसर्च, सर्च का मतलब सर्च करना, और री का मतलब दोबारा, अगेन एंड अगेन सर्च करना किसी चीज़ को। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिटरेचर तो ऑलरेडी है, फिर रिसर्च की क्या ज़रूरत है। राइट। तो उसका जवाब ये है कि जो लिटरेचर अवेलेबल है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट। हमने जितनी भी चीज़ें अब तक कंक्लूड की हैं, जो भी हमने डिसीजंस बनाए हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं मेडिसिन में या इवन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, उनमें से कोई भी डेफिनेट नहीं है। राइट। अगर एक गाइडलाइन आ जाती है तो हो सकता है कि साल के बाद जो गाइडलाइन आए वो पिछली को कहे कि जी वो बिल्कुल इनकरेक्ट थी और अब वाली करेक्ट है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको ओवरकम करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। राइट। और वो कौमें, वो नेशंस आगे हैं जो रिसर्च में आगे हैं, और हम इस वजह से पीछे हैं कि हम रिसर्च में पीछे हैं। हमारा इस तरफ कोई फोकस नहीं है, और अगर हम करते भी हैं तो हमारा लेवल वो नहीं है जो रिसर्च का होना चाहिए। हम सिर्फ अपने से बोझ उतारने के लिए रिसर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी जान छुट जाए या हमें डिग्री मिल जाए। बस हमारा गोल यही होता है। इससे ज़्यादा हमें कोई इंसेंटिव नहीं है रिसर्च के लिए। तो इसलिए हमारा जो स्टेटस है दुनिया में वो आपके सामने है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ फोकस करना चाहिए, इस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, और हार्ड वर्क की ज़रूरत है ताकि हम इस फील्ड में एक्सेल कर सकें और हम जो है वो एज अ नेशन तरक्की कर सकें। तो अगला सवाल ये है कि रिसर्च कैसे की जाती है। तो रिसर्च करने का साइंटिफिक मेथड है जिसके स्टेप्स हैं, मैं उस तरफ आता हूँ बाद में। फ़िलहाल बस ये ज़हन में रखिएगा कि इसका एक स्पेसिफिक मेथड है जिसके अंडर ये किया जाता है, और अगर उन सारे स्टेप्स को फॉलो ना किया जाए तो फिर जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं वो हतमी नहीं हो सकते, या हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि जो हमने काम किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो कितना ठीक है। उस परसेंटेज को वेरीफाई करने के लिए हमें इन सारे स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है। हम इसकी अभी बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिसर्च जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़्यादा बात करते हैं, परसेंटेज की ज़्यादा बात करते हैं कि अगर किसी डिज़ीज़ की प्रेवलेंस निकालनी है तो हम बताते हैं कि जी ये फ़लाँ डिज़ीज़ जो है वो इतने परसेंट प्रीवेल कर रही है, हमारी सोसाइटी में इतने परसेंट प्रीवेल करती है, या इसका इतना परसेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट है, या इसकी इतनी परसेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। राइट। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज के डाटा की फॉर्म में होता है। राइट। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो आम तौर पे हमारे यहाँ नहीं की जाती, वो डिफ़िकल्ट है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो क्वांटिफाइड फॉर्म में नहीं होता। उसका रिज़ल्ट जो है वो क्वालिटी की फॉर्म में होता है। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उसका क्या इम्पेक्ट है, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस तरह के आंसर्स देते हैं। आपके लेवल पे जो आपको जिस रिसर्च से वास्ता होगा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च की कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी। सबसे पहले हमें एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना होता है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में साइनॉप्सिस का नाम देते हैं। राइट। उसमें हमने सिर्फ ये बताना होता है कि हम अपने नियर फ्यूचर में कौन सी रिसर्च करने जा रहे हैं। हमें टॉपिक बताना होता है और हमें कुछ स्टेप्स बताने होते हैं कि हम इन स्टेप्स से गुजर कर जो है वो रिज़ल्ट जनरेट करेंगे, और उन्हीं की बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन देंगे। राइट। तो प्रपोज़ल को साइनॉप्सिस बोलते हैं। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो डिसर्टेशन या थीसिस होता है। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको थीसिस बोलती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको डिसर्टेशन बोलती हैं। इसमें एक्चुअली हमने इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करना होता है कि प्रपोज़ल देने के बाद हमने एक्चुअल काम जो एक्चुअल फील्ड वर्क है वो हमने इसमें डिसर्टेशन में करना होता है, और उसके बाद हम कुछ रिज़ल्ट्स जनरेट करते हैं और फिर उनको हम साइंटिफिकली देखते हैं कि ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो कितने % करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। उसको हम साइंटिफिकली अगर बायोस्टैट्स की लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं, राइट। उसके बाद एक फॉर्म होती है जिसको हम केस रिपोर्ट या केस सीरीज़ बोलते हैं। केस रिपोर्ट एक ऐसा केस है जो आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा हो और वो एटिपिकल केस हो, राइट। उस तरह के केसेस जो हैं वो टिपिकली टेक्स्ट बुक में या जो क्लिनिकल डाटा है उसमें उस तरह के केसेस ना हों या बहुत कम हों, राइट। तो ऐसे केस को हम रिपोर्ट करना चाहते हैं यानी पब्लिश करना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है ताकि उससे जो बाकी हमारे क्लिनिशियंस हैं उन तक भी वो नॉलेज पहुंच सके। तो उसको हम केस रिपोर्ट बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा केसेस ऐसे हमें मिल जाएं तो हम उसको केस सीरीज़ का नाम देते हैं। वो हम बारी बारी वो केसेस जो हैं वो पब्लिश करते जाते हैं और साथ में हम नोटिफाई करते जाते हैं कि ये एटिपिकल केसेस हैं, राइट। उसके बाद एक फॉर्म होती है जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल जो है वो यूँ समझें कि डिसर्टेशन का समरी होती है, राइट। डिसर्टेशन को जब आप स्क्वीज़ कर देते हैं तो वो आर्टिकल बन जाता है। आर्टिकल में भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो डिसर्टेशन में या थीसिस में होती हैं, लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। एक आर्टिकल जो है वो यूजुअली 4 से 5 पेजेस का होता है, 4 to 5 पेजेस, क्योंकि ये कंसाइज होता है, प्रीसाइज होता है। केस रिपोर्ट भी जो है वो रफली 4 to 5 पेजेस होते हैं, और डिसर्टेशन जो है वो ऑलमोस्ट 100 पेजेस की होती है, और रिसर्च प्रपोज़ल या साइनॉप्सिस जो है वो तकरीबन 5 से लेकर 30 पेजेस तक हो सकता है। ये इसमें वेरिएशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की वजह से है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो छोटा प्रपोज़ल मांगती हैं, कुछ का जो फॉर्मेट है वो ज़रा लेंथी है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए प्रपोज़ल बना रहे हैं, तो उसका जो साइज़ है वो उसी के हिसाब से उसी पे डिपेंडेंट होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हुए या डिसर्टेशन करते हुए, तैयार करते हुए आपको किन किन स्टेप से गुजरना होता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो इंट्रोडक्शन देना होता है कि जो आपका टॉपिक है उस पर उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, बैकग्राउंड देना होता है कि मेरे टॉपिक के बारे में जो डाटा ऑलरेडी परसिस्ट करता है वो क्या है, और उसके जो रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या हैं, राइट। इसमें आपने यूजुअली जो पिछले 5 सालों में जो अपडेट्स आई होती हैं उनका जिक्र करना होता है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड पिछले 5 साल में जो रिसर्च हुई है उस पर लोगों ने ये रिज़ल्ट्स बनाए हैं, राइट। तो लिटरेचर व्यू जो है वो इसी की कंटिन्यूएशन है। लिटरेचर व्यू में भी हमने जो प्रीवियस डाटा अवेलेबल होता है उसका जिक्र करना होता है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड ये वाली चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी लिटरेचर के अंदर बात हो चुकी है और ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रीवेल करते हैं। लिटरेचर व्यू में आपने साथ में ये चीज़ भी ऐड करनी होती है कि फ़लाँ ऑथर ने इस पे जो है वो क्या काम किया था, और उसके रिज़ल्ट्स भी थोड़े से डिस्कस करने होते हैं कि उन्होंने जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो उन्होंने रिसर्च की थी उनके ये रिज़ल्ट्स थे और ये कंक्लूजन्स थे, उनको थोड़ा सा डिस्कस करना होता है, राइट। इंट्रोडक्शन के एंड में जो है वो आपने अपना क्वेश्चन बताना होता है कि मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ उसकी वजह क्या है। एक रैशनल आपने देना होता है कि अगर इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है तो मैं इसमें नया क्या करने जा रहा हूँ, राइट। ये इंट्रोडक्शन के एंड में आपने ऐड करना होता है, और लिटरेचर व्यू के एंड में जो है वो आपने ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं कि इस पे फ़लाँ ऑथर ने जो है वो फ़लाँ ईयर में ये काम किया था और उस पर उन्होंने ये रिज़ल्ट्स निकाले थे। उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अलहदा से डिफ़ाइन करना होता है कि मेरी जो स्टडी जो मैं करने जा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर टर्म्स में मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद मेथडोलॉजी आती है। मेथडोलॉजी में हमने ब्रीफली बताना होता है कि हम जो अपना सैम्पल ऑफ द पेशेंट्स लेंगे वो किन सेटअप से लेंगे और किस टाइम ड्यूरेशन में लेंगे, और उसमें कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो हम लेंगे। यानी हमने सैम्पल साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करना होता है कि हम कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद का जो स्टेप है वो डाटा कलेक्शन है।
डाटा कलेक्शन में भी आपने बताना होता है कि हम जो है वो अपने इंस्टीट्यूट की जो एथिकल कमेटी है उनकी कंसिडरेशन लेंगे, उनका अप्रूवल लेंगे पहले, और फिर जो हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट डिफ़ाइन किए हैं उतने नंबर ऑफ़ पेशेंट को हम स्टडी करेंगे, राइट। और जब डाटा हम कलेक्ट कर चुके होते हैं उसके बाद बारी आती है इंटरप्रिटेशन की, राइट। यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है अब हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। इसको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं अवेलेबल, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो SPSS सॉफ्टवेयर है। उसमें हम अपना सारा डाटा जो हमने कलेक्ट किया होता है वो उसमें हम एंटर करते हैं और उसे हम रिज़ल्ट्स जनरेट करते हैं, राइट। रिज़ल्ट्स में हमने वो रिज़ल्ट्स शो करने होते हैं जो हमने अपनी स्टडी करने के बाद जो रिज़ल्ट हमने जिन नताइज पे हम पहुँचे होते हैं वो हमने रिज़ल्ट्स में शो करने होते हैं, राइट, विद ऑल परसेंटेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज। और उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे टी टेस्ट है और chi-square टेस्ट है, जो कि आप अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद बारी आती है कंक्लूजन की, यानी कि आपने जो रिज़ल्ट्स निकाले हैं उनसे आपने कंक्लूड क्या किया है, राइट। यानी यहाँ तक आपने जो भी काम किया है उसका कंक्लूजन क्या है, जो बॉटम लाइन है वो क्या है, आप क्या रिकमेंड करते हैं। जो पहले से बातें लिटरेचर में थी आप उसमें क्या चेंज लाए हैं, आपके रिज़ल्ट से उसमें क्या फ़र्क आया है, राइट। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि रिसर्च जो है वो इन पैरामीटर्स पे की जाती है, और ये एक साइंटिफिक मेथड है, और इसको हम एंड में जो है वो बायोस्टैट्स के जो लॉज हैं उनसे गुजारते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमने निकाले हैं ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। अगर तो वो सिग्निफिकेंट हैं तो वो एप्लीकेबल हैं, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं हैं तो उस पर दोबारा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा कुछ कर चुकने के बाद जो स्टेप होता है वो पब्लिश करने का होता है। अगर हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और साइंटिफिकली प्रूवन हैं और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन पे पूरा उतरते हैं तो फिर हम उसको पब्लिश करते हैं। जब हम अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो हम आर्टिकल की फॉर्म में करते हैं या केस रिपोर्ट या केस सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो उसको पब्लिश करते हैं। इतनी बड़ी चीज़ को पब्लिश करना मुश्किल है, और लेकिन हम उसको समराइज़ करके फिर उसको पब्लिश करते हैं, राइट। और पब्लिश करने के लिए जो है वो हर जर्नल का एक अपना रूल है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनकी अपनी जो है वो फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के मुताबिक हमें अपने आर्टिकल को तैयार करके उस फॉर्मेट के मुताबिक उनको सेंड करना होता है। फिर वहाँ से वो उसको रिव्यू करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो वो आपको पब्लिकेशन की इजाज़त दे देते हैं। पब्लिश करने के लिए हमारे पास दो तरह के प्लेटफॉर्म हैं। एक जो है वो हमारे लोकल जर्नल्स हैं जिनमें हम पब्लिश कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जिनमें हम पब्लिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं वो करेंसी के फ़र्क की वजह से जो है उनकी फ़ी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती है, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि वो इंटरनेशनल हैं, उनको आप कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम ये है कि आप फ्यूचर में जो है वो मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं तो भी वो आपकी पब्लिकेशन जो है वो वैलिड रहेंगी और आपको सारी उम्र उसका फ़ायदा होगा, राइट। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रिसर्च। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको इस हवाले से किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।